हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने एसए के ऊपर बनाया था एंड आई होप कि आपको वो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि उसमें बहुत इजी तरीके से आप किस तरीके से एसए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है। उसमें कुछ लोगों के डाउट्स थे कि जैसे सर हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करें, हम हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में करें। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, बस आपके शब्दों का चयन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी बात जो है वो एग्जामिनर तक पहुंच जाए। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिखते हैं तो आपको वर्ड्स जो ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो एक मैच्योरिटी दिखाते हो। ऐसे नहीं कि जो 7वीं क्लास का बच्चा लिख रहा है आप भी वही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कहें कि मैंने तो इंग्लिश में लिखा तो अच्छे नंबर आने चाहिए। या फिर ऐसे ही हिंदी में है, अगर हिंदी में आप बिल्कुल बोलचाल की भाषा के तरीके से लिखेंगे ऐसे, तो वहां पर आपको उतने अच्छे नंबर शायद नहीं मिल पाएंगे जितना आप प्रॉपर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं, आपकी तैयारी जो आपका कंटेंट जो है वो मायने रखता है। अब आज की जो वीडियो है वो पॉलिटी के ऊपर होने वाली है और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि पॉलिटी किस तरीके से आपको तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉलिटी की एक ही बुक है। ये सबसे अच्छी बात है कि हमें एक ही बुक में सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। तो ये है इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये बुक आपने देखी होगी, आप सभी लोगों को पता भी होगी ये बुक, तो आपको भी यही बुक पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फिफ्थ एडिशन है ये वाली बुक। ये मेरी काफी खराब हो गई है बुक यहाँ से, क्योंकि मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। तो ये फिफ्थ एडिशन है। ठीक है, फिफ्थ एडिशन के अंदर 76 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप लेटेस्ट एडिशन लेंगे जो कि मेरे हिसाब से 6th एडिशन चल रहा है, उसमें 5 चैप्टर्स और नए दिए गए हैं, जिसमें कि जीएसटी है, जिसमें एनआईए के बारे में है, और जिसमें एनसीबीसी जो कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना है उसके बारे में है, और भी 2 चैप्टर्स और हैं। तो अगर आप मान लो आपके पास 5th एडिशन है, तो आप उन बाकी 5 पेजेस के 5 चैप्टर्स के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आपको नई बुक लेने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी सब कंटेंट सब सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो बेटर है कि आप 6th एडिशन ले लें। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इंडियन पॉलिटी के जितना भी चैप्टर, पूरी बुक मतलब 76 के 76 चैप्टर्स आप 2 से 3 बार रीडिंग करिए। ठीक है, अगर ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करिए। इस बुक को ऑनेस्टली मतलब हम सभी लोग जो भी क्लियर करते हैं वो एटलीस्ट कम से कम 10-12 बार तो पढ़ी होती है। ठीक है, तो आपको भी 3 से 4 बार इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मार्क मत करना। मैंने पहली बार में पढ़ा था तो मैंने गलती कर दी थी कि मैंने मार्क कर दिया सब कुछ, और वो भी हाईलाइटर से, तो सब कुछ ही मार्क हो गया था यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पहले आप 2-3 बार वैसे ही पढ़िए बिना मार्क किए। और हाँ, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको हमेशा बताई कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे और इसकी भी जब आप 3rd 4th रीडिंग करेंगे, तब जाके आपको जो है अंडरलाइन करनी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट आपको फील होता है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर इसमें से करने हैं आपको, मतलब 3-4 रीडिंग तो सबकी लगानी है सारे चैप्टर्स की। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है, अगर आप पार्ट 1 जो है इसका छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पार्ट 1 में, मतलब जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत। आई एम सॉरी, पार्ट 1 में मतलब आपको पूरा नहीं करना है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, तो चैप्टर 7 करेंगे, उसके बाद चैप्टर 8 करेंगे, उसके बाद चैप्टर 9, 10 और 11। ठीक है, आप 6 चैप्टर छोड़ सकते हैं। सिटीजनशिप से कोई भी क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है तो आप वो छोड़ सकते हैं। पार्ट 2 जो है आपको कंप्लीट करना है, जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन में काफी सारी कमीशन जो बनाए गए हैं, कमिटीज बनाए गए, जैसे राजमनार कमेटी है, या फिर और बाकी कम्युनिटीज भी हैं इसमें, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, कंपल्सरी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो आप छोड़ सकते हैं वो ये है, इसमें एक आता है पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स और पार्लियामेंट्री कमिटीज। अगर आप ये चाहें तो ये छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। मतलब अगर पूछा भी जाएगा कभी तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उतना फायदा नहीं है इसको पढ़ने से। ठीक है, तो पार्ट 3 में आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, पार्ट 4 जो आएंगे, पार्ट 4 जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसके अंदर आपको जो छोड़ना है वो ये है कि स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चैप्टर नंबर 36 दे रखा है। अब क्योंकि स्पेशल स्टेटस इसका जो रिवोक हो चुका है, तो अब इस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज बता दूं आपको, ये सेंटर स्टेट रिलेशन था ना, सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर आपका फाइनेंशियल रिलेशन आता है। चैप्टर 14 की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल रिलेशन में अब क्या है, जीएसटी आ गया है, तो फाइनेंशियल रिलेशन चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको मत करना, बल्कि जो नया चैप्टर ऐड हुआ जो मैंने आपको बताया है, जीएसटी नया चैप्टर ऐड हुआ पॉलिटी की बुक में नए एडिशन में, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको पढ़ना है आपको। उसमें जीएसटी किस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए हैं फाइनेंशियल,
वो दिया हुआ है सही से, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ पार्ट 5 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो आपको बिल्कुल करना है। पार्ट 6 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल करना है। पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है। पार्ट 8 की बात करूं तो 8 में क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। जनरली मतलब क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन इनसे ज्यादा आता नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो भी आप इसको करना, अदरवाइज आप इसको मेरे हिसाब से छोड़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं मतलब बाद में मेरे को मत आके कहना कि सर आपने तो बोला था कि ये पढ़ना नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपका मन करे, मैंने तो पढ़ा नहीं था मतलब उतना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं। अच्छा, पार्ट 9 की बात करूं तो पार्ट 9 आप छोड़ सकते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। पार्ट 10 में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 10 में 68 चैप्टर है इलेक्शंस, उसके बाद 70 चैप्टर इलेक्शन लॉज, उसके बाद 71 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके अंदर कमेटियां, वोरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इस तरीके से काफी सारी कमेटीज हैं, वो आपको देख लेनी है। चैप्टर 72 एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको करनी है इसमें, चैप्टर तो इतने करने हैं आपको। इसके बाद आपको चीज बताऊं, अब देखो आखिरी में अपेंडिसेस दे रखे हैं। अपेंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सब कौन कौन से अपेंडिक्स आपको करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपेंडिक्स 1 करना है जिसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अपेंडिक्स 2 करना है जिसमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। सब्जेक्ट्स में आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट आप मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर किस में आता है, लैंड रिफॉर्म्स किस में, या लैंड किस में आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट किस में आता है, एजुकेशन किस में आता है, हेल्थ सेक्टर किस में आता है, वो सब चीजें आपको देखनी है कि वो स्टेट के अंदर आती हैं, यूनियन के अंदर आती है, या फिर कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती हैं, आप उनको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद अपेंडिक्स 3 जो है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, इसमें सारा नहीं करना है, इसमें शुरू के 10-12 जो है दे रखे हैं, आपको वो देख लेना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या पोजीशन है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या पोजीशन है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर क्या पोजीशन है, वो देखना है आपको। इसके बाद अपेंडिक्स जो 4 है, 5 है, 6 है, 4-5 को आपको नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं है। 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एट अ ग्लांस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, केशवानंदा भारती से रिलेटेड, मीना रोमिल से रिलेटेड, इसके बाद एसपी गुप्ता के केसेस हुए हैं काफी सारे। तो ऐसे ही करके ये चीजें जो है आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपको अपेंडिक्स 6 के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद 7th जो है आप उसे छोड़ सकते हैं, अलाइड अमेंडिंग एक्ट, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको करना है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देनी है, ठीक है। ये चीज आपको मतलब छोड़नी नहीं है, जो अपेंडिक्स मैंने अभी बताया। बाकी अपेंडिक्स जो है आपको जरूरत नहीं कि प्रेसिडेंट कौन से हुए हैं हमारे पास में, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है, चेयरपर्सन कौन से हुए हैं नेशनल कमीशन के, वो सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कर लेंगे आप, जब आप ये कर लेंगे तो आपका पॉलिटी जो है मेरे हिसाब से मतलब 95+% जो है आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर इसके नोट्स बनाने की नहीं बनाने, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, इसके नोट्स बनाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। तो मैं भी बोलूंगा कि इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, क्या करना है कि जैसे चैप्टर वाइज है ना, कुछ चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको कॉम्प्लेक्स लगती है, जिनको आप हर बार पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि यार मैं हर बार भूल जाता हूँ इनको, या फिर कई चीजें ऐसी होती है जिसमें आपस में मतलब एक वो होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार इसमें ऐसे है और उसमें वैसे है, मेरे को याद नहीं रहती ये चीज। तो ऐसे करने, अगर जहां पर भी आपको ऐसा फील होता है ना, तो आप एक चैप्टर के एक पेज के नोट्स बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ वो वाली इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो आपको कंफ्यूजिंग लगती है, या जो उसमें आपको कंफ्यूजन रहती है, जो आप भूल जाते हैं। तो ऐसे करके कुछ ही चैप्टर्स होंगे, मतलब लगा लीजिए 12-13 चैप्टर होंगे, जिसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें, कंफ्यूजिंग वाली चीजें होंगी, डाटा होगा, जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाने, अदरवाइज नोट बनाने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पूरी बुक ही है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई भी चैप्टर मतलब चैप्टर के अंदर जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, जो भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वो सभी चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है उसको मार्क कर दो, या फिर ऐसा कुछ हम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये थी पॉलिटी की वीडियो, पॉलिटी सब्जेक्ट की। अब मैं कल जो वीडियो लाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली वो ज्योग्राफी की लाऊंगा, और इसके बाद मैं सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, इकोनॉमी की लाऊंगा, एनवायरमेंट की लाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर की लाऊंगा, इसके बाद एप्टीट्यूड की लाऊंगा जो मैथ्स होती है हमारी क्वांट, और उसके बाद रीजनिंग की लाऊंगा, फिर करंट अफेयर्स की भी लाऊंगा, और पेपर 2 की भी मैं चलाऊंगा कि ग्रामर कहाँ से करनी है, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज, ये सब कहाँ से करनी है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मतलब मेरे साथ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, बहुत ही जल्द मैं सारी चीजें करवा दूंगा आपकी। और इंटरव्यू कैसे देना है, जो 2020 वाला जो बैच है जिनका भी रिजल्ट आया था, वो अभी पीईटी की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद इनका इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू का मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इस बार मैंने बहुत एग्जॉस्टिव तैयारी की थी इंटरव्यू की, इसलिए शायद मैं आपको सही से बता पाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से तैयार करके जानी है, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन जो है इस महीने का मेरा टारगेट है कि कम से कम
1000 सब्सक्रिप्शन जो है वो हो जाए। तो प्लीज हेल्प मी इन दिस रीचिंग दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद फिर मैं मतलब और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा अलग अलग सीएपीएफ के रिगार्डिंग और इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे एसएसबीज दिए हैं, एफकेट एग्जाम दिया है, सीडीएस दिया है, तो मैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, आपको एसएसबी के बारे में बताऊंगा और रिटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।